Hello everyone, welcome back to the channel. We are starting this video with section 5. सेक्शन 5 को जब हम देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ पर लाइसेंस के बारे में बात की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग के केस में, सेल के केस में और जहाँ पर भी बिजनेस हो रहा है उसके केस में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन का टेक्स्ट है, मतलब जो डायरेक्ट में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें। तो इसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल, मतलब ये मैंडेटरी है। तो कोई भी व्यक्ति ना यूज़ करेगा, ना मैन्युफैक्चर करेगा, ना ऑब्टेन करेगा, ना प्रोक्योर करेगा, ना सेल करेगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना कन्वर्ट करेगा, ना रिपेयर करेगा, ना टेस्ट करेगा, ना प्रूफ करेगा। तो ये सारी चीज़ें कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, ना एक्सपोज करेगा, ना ऑफर करेगा सेल करने के लिए, ना ही उसको ट्रांसफ़र करेगा और ना ही पोजेशन में लेगा उसको सेल करने के लिए। ट्रांसफ़र भी नहीं करेगा, कन्वर्जन भी नहीं करेगा और रिपेयर टेस्ट प्रूफ कुछ भी नहीं करेगा। इन सभी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है। कब और किस चीज़ के लिए? देखो, फायर आर्म के लिए, किसी अदर टाइप के आर्म के लिए और किसी अदर टाइप की एम्यूनेशन के लिए। तो इसमें तीनों को इंक्लूड किया गया है। अब कब तक नहीं करेगा? जब तक कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ओके, सो इसमें ये कुछ 11 टाइप के एक्शंस बताए गए हैं जिनके लिए लाइसेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। क्या क्या है ये? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब फायर आर्म को बनाना। ओके, सेल के लिए, मतलब दूसरों को इसको बेचना। उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए किसी अदर पर्सन को इसको देना। ऑब्टेन करने के लिए, मतलब अपने बिजनेस के लिए उसको ऑब्टेन करना, प्रोक्योर, सेम मीनिंग। ओके, कन्वर्ट करना मतलब उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना या उसको किसी भी तरीके से चेंज करना। और रिपेयर करना, उसको फिक्स करना। टेस्ट करना मतलब उसका क्वालिटी टेस्ट करना, उसकी चीज़ों को टेस्ट करना। प्रूफ करना मतलब क्वालिटी चेक कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो सेम ही चीज़ है कि नहीं है जो हम लेना चाह रहे हैं। उसके बाद बात होती है यूज़ करने के। यूज़ करने के लिए भी येस, अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी ज़रूरत है लाइसेंस होने की। उसके बाद अगर आपको एक्सपोज करना है सेल करने के लिए तो वहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस उस चीज़ के लिए भी चाहिए अगर आप अपने पास रख रहे हो उसको केवल सेल करने के लिए। सो इसका जो की पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन का वो सिंपल सा इतना है। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है आर्म्स रिलेटेड या एम्यूनेशन से रिलेटेड तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। ये चीज़ प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं बोली जा रही है, ये चीज़ बिजनेस के लिए बोली जा रही है, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक व्यक्ति है राजेश, जो फैक्ट्री लिए हुए है, उसमें वो गन बनाता है और उसके लिए उसे लाइसेंस की ज़रूरत है। वहीं पर अगर वो सेल करता है उसको शॉप पर तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर वो रिपेयर करता है तो उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। और अगर वो एक घर में रखता है तो यहाँ पर जो बिजनेस वाला लाइसेंस है वो नहीं चाहिए, लेकिन प्राइवेट यूज़ वाला लाइसेंस फिर भी चाहिए होगा। ठीक है, इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 जिसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं प्राइवेट। सो इसमें क्या कहा जा रहा है? देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एज अ पर्सन में होल्डिंग a license in this way sale and transfer any arm ammunition which he lawfully possess for his own use। ठीक है, person who is entitled to have such arm or ammunition। so basically इसमें कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप बिना बिजनेस वाले लाइसेंस के बेच सकते हो। अब ये बिना बिजनेस वाले लाइसेंस के साथ आप कब बेच सकते हो? तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो सबसेक्शन 1 में बोला गया उस चीज़ का। ओके, तो ये एक्सेप्शन अगर हो रहा है तो ये क्या है? जब आपके पास वो जो गन थी वो आपके प्राइवेट यूज़ के लिए थी, आप उसको ओन करते थे फॉर प्राइवेट यूज़, बिजनेस के लिए नहीं ओन करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपने उसको लॉफुली पोजेस कर रखा था, लॉफुली आपने ले रखा था, आपके पास अपना एक लाइसेंस था। ठीक है, तो आपने लीगली विद लाइसेंस अपने पास रखा हुआ था। अब उसके बाद जो बायर है जो खरीद रहा है वो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको एलिजिबल होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और वो पजेस करना की कंडीशन में होना चाहिए, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और किसी भी तरीके से वो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बायर किसी भी तरीके से प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए आर्म्स एक्ट के अंडर में। तो ये सारी कंडीशंस जब फॉलो होंगी तो सबसेक्शन जो हमारा 2 है वो पिक्चर में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो राजेश था, जो अभी हमने देखा था ऊपर, जो गन शॉप का ओनर था, वो 10 गन्स बेच देता है शॉप से। ठीक है, तो क्या ये बिजनेस लाइसेंस से कर सकता है? यस। ठीक है, अब जो उसके प्राइवेट पर्सन में उसके पास एक गन थी घर पर उसके, तो क्या वो उसे बेच सकता है जो उसका बिजनेस वाला लाइसेंस था? नहीं, वो प्राइवेट सेल नहीं कर सकता है। वहीं पर जो राजेश है जो गन बेचता है,
अनलाइसेंस्ड पर्सन को, तो क्या ये कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये इलीगल है और बायर वहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो वो नहीं कर सकता है। और अगर उसके पास कोई प्राइवेट में गन है, ठीक है, वो लाइसेंस पर्सन को दे रहा है और जो व्यक्ति था वो प्राइवेटली दे रहा है, ना कि बिजनेस के लिए, ठीक है, तो ये कर सकता है, यस ये कर सकता है। ओके, इसमें प्रोवाइजो आया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का ये जो फायर आर्म है या एम्यूनेशन है जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है अंडर सेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 4, इनको सोल्ड आउट नहीं किया जा सकता है, इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है जब तक आपने एक रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, ठीक है, कि आपकी इंटेंशन यहाँ पर बन रही है इसको सेल करने की, और नेम एंड एड्रेस देंगे आप जिसको आप वो चीज़ बेचना चाह रहे हो, जो आपका बायर है, ठीक है। और यहाँ पे फिर टाइम लिमिट दे दी गई है 45 डेज़ की, कि ये जो पीरियड है ये आपका बीत जाना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद जो आपने ए में दी थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेल के लिए भी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि राइटिंग में आपको डीएम को देना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा, सेल करने से पहले इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि भाई आप बेचना चाहते हो, 45 डेज़ का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में हम बात करते हैं, देखो, लाइसेंस फॉर शॉर्टनिंग ऑफ गन्स एंड कन्वर्जन ऑफ इमिटेशन फायर आर्म्स इनटू फायर आर्म्स, ठीक है। इसकी जो ये जो पूरा टाइटल है ये डिफरेंट है, जो मेन टाइटल है वो डिफरेंट है, हमने इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है। शॉर्टनिंग गन्स, कन्वर्टिंग इमिटेशन फायर आर्म्स, ठीक है, इसे समझ में आ जाएगा कि हम किस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो सारी चीज़। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो फायर आर्म की बैरल होती है, जहाँ से फायर आर्म, ये जो इस टाइप की बैरल होती है, ठीक है, यहाँ से फायर आता है पूरा बाहर जाता है, ठीक है, तो ये जो बैरल होती है इसकी जो लेंथ होती है इसको किसी भी प्रकार से शॉर्टन नहीं किया जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, या कन्वर्ट इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि वो इमीडिएट करे एज अ फायर आर्म, ठीक है, और कन्वर्ट इस प्रकार से भी नहीं किया जाएगा कि एक जो कैटेगरी की फायर आर्म थी, जो रूल्स के जो रूल्स बताए हुए हैं 2016 के, उसके किसी भी अदर कैटेगरी के फायर आर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, इस प्रकार से भी उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी कंडीशन आपके ऊपर कब अप्लाई होती हैं? जब आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अगर आपको ये सब कुछ करना है तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात करी? बैरल को शॉर्टन करने में, कन्वर्ट करने में, इमीडिएट करने में, ठीक है, और कन्वर्ट करने में किसी अदर कैटेगरी में, ठीक है, जैसे पिस्तौल को राइफल में कर दिया, और यहाँ पर टॉय गन को रियल गन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर कट कर दिया इसको। तो ये सारी चीज़ें अगर करी जाती हैं तो आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लाइसेंस ज़रूरी है अगर आपको मॉडिफाई करना है किसी भी प्रकार से किसी भी फायर आर्म को, तो विदाउट लाइसेंस ये इलीगल है। अब शॉर्टनिंग गन बैरल का मतलब क्या है कि कटिंग डाउन करना और रिड्यूस करना लेंथ ऑफ द बैरल। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि भाई पहले क्या था, राइफल थी वो 60 सेंटीमीटर का बैरल था, उसको कट डाउन कर दिया, 30 सेंटीमीटर का बना दिया, तो ये आपके पास अलाउड नहीं है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो, ठीक है। उसी प्रकार से इमिटेशन ऑफ फायर आर्म की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो इमिटेशन फायर आर्म मतलब किसी भी प्रकार से ऐसा अपीयरेंस बना देना कि वो एक प्रकार से फायर आर्म लगने लगे और वो डिस्चार्ज करने के लिए कैपेबल हो जाए किसी भी मिसाइल को, किसी भी शॉट को, ठीक है, और नहीं, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि वो एक रियल फायर आर्म है। तो इसके एग्जाम्पल के हम देख सकते हैं, एक टॉय गन है, प्लास्टिक टॉय है, ऐसा कि वो अपीयर हो रहा है कि वो एक रियल गन है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, ये आप नहीं कर सकते हो। रेप्लिका बना दिया आपने, लुक लाइक गन बना दी, क्या ये है ज़रूरी? क्या कर सकते हैं? नहीं। एयर गन बना दी जो कि रियल फायर आर्म लग रही है, क्या ये कर सकते हैं? नहीं, विदाउट लाइसेंस आप नहीं कर सकते हो। फेक गन भी, ये भी नहीं हो सकता है, काउंटर फिटिंग में आ जाएगा कि आप इमीडिएट कर रहे हो फायर आर्म को। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी कन्वर्ट की, तो किसी भी एक टाइप के फायर आर्म को किसी भी दूसरे टाइप के फायर आर्म से कन्वर्ट कर देना, इस पर ये अप्लाई होता है, ये भी नहीं कर सकते हो आप जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। अब बात आती है, एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि जो इमिटेशन फायर आर्म का मतलब है वो क्या है। देखो, किसी भी तरीके से अपीयर होना जैसे कि वो फायर आर्म की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है,
यदि वो वर्क कर सकता है तो भी ठीक है, अगर वो वर्क नहीं कर सकता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर वो अपीयर हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कि भाई आपने इमीडिएट कर दिया है, ठीक है, और आपके ऊपर यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 7, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड जो फायर आर्म्स हैं उन पर किस प्रकार का प्रोहिबिशन लगाया गया है, किस प्रकार की चीज़ें लगाई गई हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इनको कम्प्लीटली किस प्रकार से बैन किया गया है ये। अब इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक्वायर नहीं करेगा, अपने पोजीशन में नहीं लेगा, कैरी नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा, मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, सेल भी नहीं करेगा, ट्रांसफ़र, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट, एक्सपोज, ऑफर, किसके लिए, सेल करने के लिए। ट्रांसफ़र नहीं करेगा, पोजीशन में नहीं लेगा, सेल करने के लिए, ठीक है। कन्वर्ट नहीं करेगा, रिपेयर नहीं करेगा, टेस्ट प्रूफ, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं करेगा। अब ये चीज़ आप सोच रहे होगे कि ये सेम चीज़ तो अभी हमने देखी थी। देखो, ये जो आपने प्रीवियस सेक्शन में देखा था वहाँ पर आप लाइसेंस के साथ तो कम से कम कर पा रहे थे। यहाँ पर आपके पास अगर लाइसेंस भी है तो भी आप प्रोहिबिटेड फायर आर्म्स, प्रोहिबिटेड एमिनेशन को, आप इन सब चीज़ों को उनके बारे में नहीं कर सकते हो, ना उनको पोजीशन में रख सकते हो, ना उनको सेल कर सकते हो, ना मतलब उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो ये सारी चीज़ें दी हुई है, जो सारे एक्शंस बताए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। केवल एक ही कंडीशन में अलाउ है, अगर आपको स्पेशली अथोराइज किया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही लिमिटेड कंडीशन में, अगर आप किसी आर्म फोर्सेस में हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो वो करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एक्शन थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, पोजेशन हो गया, बिजनेस हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब ये सारी ही चीज़ें आ गई हैं। देखो ये बगल की चीज़ें आप पढ़ते जाना, क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं तो दोबारा हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं वो एब्सोल्युटली यहाँ पर बैन किए गए हैं। स्पेशली अथॉरिटी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि प्रोहिबिटेड आर्म्स कौन से हैं। तो ये आता है सेक्शन 2I से, ये डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि प्रोहिबिटेड आर्म कौन से हैं, तो जो ऑटोमेटिक फायर आर्म्स होते हैं, मशीन गन्स होती हैं, असॉल्ट राइफल्स होती हैं, ये जो ऑटोमेटिक, जब तक आप उनसे अपना ट्रिगर रिलीज़ नहीं करोगे, सारी चीज़ें नहीं, तब तक वो डिस्चार्ज होता रहेगा जो भी शॉट है, तो वो उस प्रकार के। अगर ऐसे कोई वेपन है जिनसे लिक्विड या फिर गैस रिलीज़ करी जाती है जो कि नॉक्शियस लेवल की गैस है, तो वो भी यहाँ पर उसी कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर मिलिट्री वेपन्स हो गए और जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिए हैं उस प्रकार की, तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं ये इसमें आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बता दे तो वो सारी चीज़ें, ये क्या है, प्रोहिबिटेड आर्म्स। वहीं पर एमिनेशन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन है 2H में। यहाँ पर बताया गया है वो नॉक्शियस एमिनेशन, मतलब वो गैस और वो लिक्विड, अब इनको जिससे डिस्चार्ज किया जाएगा वो हमने ऊपर प्रोहिबिटेड आर्म्स में देख लिया। अब ये खुद भी तो प्रोहिबिटेड है ना, तो ये एक सेकेंड, ये इसमें बाद एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं, जैसे रॉकेट हो गया, एक सेकेंड, रॉकेट हो रॉकेट हो गया, बॉम्ब्स हो गए, ग्रेनेड, शेल्स, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। वहीं पर मिलिट्री में जो यूज़ होती हैं टॉर्पेडो सर्विस के लिए या फिर सबमरीन माइनिंग के लिए, ये भी इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट ने अगर स्पेसिफाई कर रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझना चाहें, एक सोल्जर है, उसके पास एक मशीन गन है, ये जो आर्मी ड्यूटी में है वो है प्रोहिबिटेड है, यस है, लेकिन स्पेशली अथोराइज़ किया गया है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये लीगल है, ठीक है। वहीं पर गन शॉप है और वहाँ पर रॉकेट्स वो सेल कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड एमिनेशन है, क्या वो सेल कर सकते हैं, इलीगल है, ठीक है, और वो नहीं कर सकते हैं बिजनेस पर्पजेज़ के लिए। इस सेक्शन में हम सेक्शन 8 से डील कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर सेक्शन 8 देखते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फायर आर्म्स मस्ट हैव आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। मान लीजिए ये एक कोई एक सेकेंड, ये एक कोई गन है। अब अगर इस पर कोई भी मार्क नहीं होगा, कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कहाँ से आई, किसकी थी, कहाँ से कैसे बेची गई है, किस डीलर ने इसको डील किया है, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम नहीं देखेंगे तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ से कोई ऑफेंस होता है तो पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर कोई फायर होता है तो पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से यही सेम चीज़ एमिनेशन के केस में भी डील होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, देखो, नो टेम्परिंग विथ मार्क्स। इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऑब्लिटरेट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा किसी भी नेम को, किसी भी नंबर को,
और किसी भी ऐसे आइडेंटिफिकेशन मार्क को जो उसके ऊपर स्टैम्प किया गया है या फिर किसी भी प्रकार से उसके ऊपर शो हो रहा है, किसके ऊपर, फायर आर्म के ऊपर और एम्यूनेशन के ऊपर, तो ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो ना हटाएगा, ना ऑल्टर करेगा, ना उसको किसी भी तरीके से फोर्ज करेगा, ना उसको किसी भी तरीके से ख़त्म या फिर चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या कहा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो भी मार्क था वो एक तरीके से उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है जो यहाँ पर लीगल नहीं है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है, जो भी व्यक्ति कर सकता है, कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है, तो यहाँ पे 4 एक्शंस अभी जो हमने पढ़े थे, ऑब्लिटरेट, रिमूव, ऑल्टर और फोर्ज। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना उस मार्क को, ठीक है, या फिर इसको हटा देना, या फिर इसको चेंज कर देना, या फिर कोई फेक या फॉल्स मार्क बना देना। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपने इसमें ऑफेंस कर दिया है। अब आती है सबसेक्शन 2 की बारी। इसमें कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसा कोई चीज़ है तो उसको भाई सेल नहीं करोगे आप, अगर विदाउट मार्क्स का कोई है तो। तो इसमें कहा जा रहा है कि नो पर्सन शैल सेल, ट्रांसफ़र, ना सेल करोगे ना ट्रांसफ़र करोगे किसी भी ऐसे फायर आर्म को जिसके ऊपर कोई भी नाम, नंबर नहीं है, जिसके द्वारा वो बनाया गया है, मैन्युफैक्चर का नंबर नहीं है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन मार्क उस पर स्टैम्प नहीं है। अब कैसे, जिस प्रकार से उसको बनाने के लिए बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसी मैनर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ओके, तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है कि भाई अगर फायर आर्म है आपके पास तो उसके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए सेलिंग से पहले, या फिर अगर आप अपने पास भी रख रहे हो तब भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस मार्क में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, नाम हो सकता है मेकर का, मैन्युफैक्चर का नंबर हो सकता है, कोई अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क हो सकता है। ओके, इसके बाद बात आती है सबसेक्शन 3 में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पर्टिकुलर जो आर्म था या एम्यूनेशन था उसके पास जो आइडेंटिफिकेशन मार्क था वो उस पर या ऑब्लिटरेट हुआ है, सारी मतलब ये जो 4 एक्शंस हैं इनमें से कोई भी चीज़ हुई है, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन लेके चला जाएगा जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दिया जाए। क्या लेकर चला जाएगा कि भाई जिस व्यक्ति के पोजेशन में वो था उसी ने वो सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति के अगेंस्ट में हम प्रिजम्पशन लेके चलेंगे, वरना आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर दो कि भाई आपने नहीं किया। ठीक है, रूल क्या है, अगर गन है उसके पास कोई मार्क नहीं है तो कोर्ट वहाँ पर प्रोज्यूम करके चलेगा कि भाई आपने ही उसको ख़त्म किया है, जब तक कि आप अदरवाइज उसको प्रूफ ना कर दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इसको रेगुलेट क्यों किया गया है। देखो, उसको ट्रेस किया जा सके इसलिए, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लिंक किया जा सके इसलिए, प्रिवेंट किया जा सके उसके इलीगल यूज़ को, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जा सके। ओके, अब इसके बाद एक प्रोवाइज़ो आता है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है इसका। देखो, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले से एक क्या है, आर्म है या एम्यूनेशन है और वो अनमार्क्ड है। तो जैसे ही ये एक्ट हमारा 1962 में स्टार्ट हुआ, एनेक्टमेंट में आया, उसके बाद क्या होगा कि 1 साल तक आप उसको समय दोगे कि भाई अगर ऐसा है तो आप उसको सही करवा सकते हो या ऐसे कुछ कर सकते हो जो आपके फेवर में हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 साल बीत जाएगा वो जो प्रिजम्पशन था आपके अगेंस्ट में वो ड्रॉ करना तब शुरू करेंगे कि भाई आप ही ने उसको गड़बड़ किया है। ठीक है, ये ओल्ड यूज़र्स के लिए है जो 1 ईयर का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है वो। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिशन फॉर यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर्स। सो बेसिकली यहाँ पर बात करी जा रही है कि आप सेल नहीं करोगे, ट्रांसफ़र नहीं करोगे, और अदर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो यहाँ पर प्रोहिबिट करी गई हैं। अगर आप किसी बच्चे को गन दे दोगे तो उसमें समझ नहीं है कि उसे कैसे यूज़ करना है, या उसे जो वो समझ नहीं है कि उसको केयरफुली वो चीज़ें रख सके या केयरफुली उसका यूज़ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है, जो भी व्यक्ति उसको पजेस नहीं कर सकते हैं और ख़रीद नहीं सकते हैं। सो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के ए में कहा जा रहा है कि भाई कौन कौन उसको पजेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, अब क्या क्या हैं। सबसे पहली कैटेगरी है यंग पर्सन्स। जो भी 21 साल से छोटे बच्चे हैं उनको कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप आर्म या एम्यूनेशन अपने पास रख सकते हो जब तक कि आप 21 साल के नहीं हो जाते हो। ओके, फिर आता है वायलेंट ऑफेंडर्स, वो जिनको सेंटेंस दिया गया है
वायलेंस के केसेस में और मोरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस के केसेस में, ये 2 प्रकार के जो ऑफेंस हैं, 5 साल से ज़्यादा का। तो जैसे ही ये 5 साल का सेंटेंस एंड होगा ना, उसके बाद जैसे ही सेंटेंस एंड हो गया, उसके बाद क्या होगा, उनके ऊपर प्रोहिबिशन रहेगा कि आप गन वगैरह सारी चीज़ें नहीं रख सकते हो। फिर आता है थर्ड, इसमें पीस बाउंड पर्सन्स, तो जिनको ऑर्डर दिया गया है, देखो सीआरपीसी के चैप्टर 18 और बीएनएस में है चैप्टर 9, ठीक है, बीएनएसएस। सो जिनको भी बॉन्ड भरने के लिए बोला गया है, तो जो बॉन्ड का पीरियड चल रहा है, जो टर्म चल रहा है, तब तक आप नहीं रख सकते हो अपने पास। अब इस पीरियड में वो क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ना अक्वायर कर सकते हैं, ना पोजेशन में रख सकते हैं, ना उसको कैरी कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इलीगल हो जाती हैं, प्रोहिबिटेड हो जाती हैं। तो फर्स्ट चीज़ हमारी क्या थी कि जिसने भी 21 साल से कम एज का है, जिसने भी अभी 21 साल क्रॉस नहीं करी है, वो नहीं रख सकता है। मिनिमम जो एज है वो है 21 साल, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई 20 साल और 11 महीने का है, क्या वो रख सकता है? नहीं। कोई 21 साल का है, करेक्ट? यस। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद आता है इसका एक्सेप्शन 9 के 2 में। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी लोग 21 साल से नीचे की एज के हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और विद कंडीशंस। तो ये चीज़ जो है, ये हमेशा फॉलो करी जाएगी। तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन है किसका, 9(1) के ए के पॉइंट फर्स्ट का, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। सो कंडीशन क्या है, जो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है वो केवल ट्रेनिंग के लिए कम करी जा सकती है। प्रिस्क्राइब्ड जो कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, और प्रिस्क्राइब्ड फायर आर्म को ही यूज़ करना पड़ेगा। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर आर्म ही यूज़ कर सकते हो, और केवल ट्रेनिंग के लिए कर सकते हो, ओके। हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी पिस्तौल है, वो आप 21 साल में तो उसकी ओनरशिप ले सकते हो, लेकिन अगर ट्रेनिंग के लिए तो 18 साल का आपका होना ज़रूरी है। वहीं पर 22 बोर के जो राइफ़ल होती है, उसके लिए 21 साल की ओनरशिप चाहिए होती है, और अगर ट्रेनिंग के लिए करना है तो आपकी 16 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए। और एयर गन के बारे में है कि देखो, अगर ओनरशिप चाहिए तो आपको 21 साल का होना ही होना चाहिए। तीनों चीज़ों में ये एक चीज़ कॉमन है, लेकिन ये डिफरेंट है सभी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस में हम कितनी कितनी एज लिमिट में ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात, यहाँ पर हम 9 के फर्स्ट के बी में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोगों को कहा गया है कि आप इनको सेल नहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अब वो क्या है, 21 साल से छोटे लोगों को, वायलेंट जो ऑफेंडर्स हैं उनको, पीस बाउंड है उनको, और अनसाउंड पीपल को, ठीक है, जो मेंटली अनफिट हैं। ये तो हमने देख लिया सब कुछ। अब मेंटली अनफिट वाली कंडीशन क्या है। अब अनसाउंड पर्सन कौन होगा, जिसको कोई मेंटल इलनेस है, ठीक है, सीवियर डिप्रेशन हो गया, साइकोसिस हो गया, और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो समझ नहीं सकता है कि भाई जो वो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और मेंटल डिसऑर्डर, अनस्टेबल है या डेंजरस है, ठीक है। तो ये लोगों को आप सेल नहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो जो भी व्यक्ति अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है नेचर ऑफ द फायर आर्म, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनसाउंड माइंड का पर्सन, ओके। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। ना आप सेल कर सकते हो, ठीक है, ना आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन के लिए दे सकते हो, ठीक है, ना ही आप रिपेयर के लिए दे सकते हो ऐसे कहीं किसी व्यक्ति को, ना ही आप टेस्ट के लिए, ना ही आप प्रूफ के लिए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये भी इसमें इंक्लूड हैं, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 10, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। जब हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है लाने के लिए और ले जाने के लिए आउट ऑफ इंडिया कोई भी फायर आर्म को या किसी भी आर्म को, तो वहाँ पर जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 10, ठीक है। तो सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 कहता है, ये एक जनरल रूल है। इसमें कहा जाता है नो पर्सन शैल ब्रिंग इनटू अ टेक आउट ऑफ इंडिया बाय सी, लैंड और एयर। तो तीनों वेज को इसमें इंक्लूड किया है। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं लाएगा और बाहर नहीं ले जाएगा, सी के ज़रिए से, ज़मीन के ज़रिए से, या फिर हवा के ज़रिए से, किसी भी आर्म को, किसी भी एम्यूनेशन को, अनलेस ही होल्ड एन लाइसेंस, जब तक उसके पास ऐसे करने के लिए लाइसेंस नहीं है। तो उस व्यक्ति के पास लाइसेंस होना चाहिए जो इस एक्ट में और जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको दिया हुआ होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा प्रोवाइज़ो का ए नंबर, जिसमें कहा जाता है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है किसी भी आर्म या एम्यूनेशन के लिए,
वो ला सकता है और ले जा सकता है इंडिया से बाहर उस आर्म और एम्यूनेशन को उस रीजनेबल क्वांटिटी में, लेकिन उसके खुद के यूज़ के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इस देखो यहाँ पर क्या है, तभी वो एंटाइटल होगा पोजेशन के लिए अगर उसके पास लाइसेंस है प्राइवेट। ठीक है, तो उसकी खुद की गन है इंडिया में, वहाँ पर रीजनेबल क्वांटिटी में, जितना कि वहाँ पे बताया गया है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए वो उसको यूज़ कर सकता है, सेलिंग के लिए लेकर के नहीं आ सकता और ना ले जा सकता है। इसके बाद आता है बी, जिसमें कहा गया है टूरिस्ट जो होते हैं, जो आते हैं, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत कम नहीं होगी। देखो, जब भी एक व्यक्ति बोनाफाइडली एज अ टूरिस्ट आ रहा है, किसी भी ऐसी कंट्री को बिलोंग करता है जिसका कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है, वो विदाउट लाइसेंस ला सकते हैं इंडिया में किसी भी आर्म या एम्यूनेशन को उस रीजनेबल क्वांटिटी में। किस चीज़ के लिए? उसके खुद के यूज़ के लिए, और किसी स्पोर्ट्स और किसी ऐसे पर्पज़ के लिए जो उसके खुद के काम आए और स्पोर्ट के काम आए, लेकिन इनके अलावा किसी अदर पर्पज़ के लिए उसको अलाउड नहीं है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट है वो इम्पोर्ट कर सकता है, लाइसेंस लेकर के आ सकता है, अगर वो बोनाफाइडली एज अ टूरिस्ट आ रहा है, जेन्युइन टूरिस्ट है। ठीक है, और किसी भी स्पेसिफाइड कंट्री से है जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है और प्रोहिबिटेड नहीं है कहीं भी। ठीक है, लीगल है वो, रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए उसके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए और स्पोर्ट्स पर्पजेज़ के लिए। ओके, लेकिन सेल और हंटिंग के लिए नहीं होना चाहिए, बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर टूरिस्ट का मतलब क्या है? जो व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न नहीं है, ठीक है, और 6 मंथ से ज़्यादा के लिए उसने विजिट नहीं किया है, 6 मंथ से कम की टाइमिंग के लिए उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, और पर्पज़ क्या है? रिक्रिएशन होना चाहिए, साइट सीइंग होना चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होना चाहिए। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2, जहाँ पर बात की जा रही है कस्टम ऑफिसर्स पावर के बारे में। तो जो कमिश्नर ऑफ कस्टम है या फिर कोई अदर ऑफिसर है, अगर उसको थोड़ा भी डाउट है कि भाई क्या क्लॉज ए बी एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या रीजनेबल क्वांटिटी में है ये या नहीं है, तो उसके उसके पास ये पावर है कि वो डिटेन करके रखता है उन आर्म और एम्यूनेशन को जब तक कि वो रिसीव नहीं कर लेता है ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें कि कैसे अप्लाई होता है, तो क्लॉज की एप्लीकेबिलिटी कैसे है। यहाँ पर अगर ये डाउट है कि भाई ये जो व्यक्ति है क्या ये एलिजिबल है या नहीं है, या 10 राइफल्स जो हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है, ठीक है, ये जो पर्पज़ है वो प्राइवेट है या नहीं है, स्पोर्ट्स है या नहीं है, इनके लिए वो वेट कर सकता है और डिटेन कर सकता है उन आर्म और एमिनेशंस को। तो यहाँ पर कैसे चलेगा? कस्टम ऑफिसर को डाउट है, वो डिटेन कर लेगा आर्म और एमिनेशन को, सेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और वेट करेगा उनके ऑर्डर के लिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा रिलीज़ करेंगे वो जो भी कॉन्फिस्केट किया उन्होंने उसको। अब यहाँ पर बात की जा रही है सबसेक्शन 3 के बारे में। ये एक स्पेशल रूल है, इसमें क्या है देखो, किसी भी आर्म या एम्यूनेशन को किसी भी एक पार्ट से इंडिया के किसी भी अदर पार्ट पर सी से या फिर एयर से लेके जाया जा रहा है इंटरवीनिंग कंट्रीज़ पर, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं बना रही हैं और उसको बाहर ले जाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर इंडियन पार्ट्स के बीच में अगर मूव इन हो रहा है बाय सी और एयर या फॉरेन टेरिटरी से, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, इज इक्वल टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सेक्शन भी यहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे कि अगर बाय सी लेकर के जाया जा रहा है मुंबई से लक्षद्वीप बाय शिप, तो एक्सपोर्ट हुआ पहले, फिर प्लस इम्पोर्ट। ठीक है, बाय एयर दिल्ली से अंडमान लेकर के जाया जा रहा है बाय फ्लाइट, एक्सपोर्ट फिर इम्पोर्ट। ओके, उसी प्रकार से कोलकाता से चेन्नई वाया श्रीलंका, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 11, जिसमें हम बात कर रहे हैं पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी पावर इनके पास रिलाई करती है। ठीक है, ये बैन कर सकते हैं किसी भी आर्म को कम्प्लीटली। अब क्या कहा जा रहा है देखो, किसी भी डिस्क्रिप्शन के या किसी भी क्लास के आर्म को बाहर ले जाने के लिए और अंदर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल गज़ट में निकाल करके, नोटिफिकेशन में निकाल करके कह सकते हैं कि भाई अब इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेक्शन 12 है, ये कह रहा है कि भाई जो पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, और प्रोहिबिट है ट्रांसपोर्ट करने का आर्म को, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लाई कर रहा है, हमने ऊपर भी देखा था 11 में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मूवमेंट है इनकी विद इन इंडिया ये कंट्रोल करी जाती है। तो यहाँ पर 2 पावर्स हैं, वो क्या हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकता है कि भाई कोई भी व्यक्ति ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा इंडिया में किसी भी पार्ट पर उसके, ठीक है, किसी भी एम्यूनेशन को, किसी भी आर्म को, जब तक कि वो एक लाइसेंस होल्ड नहीं करता। अगर उसके पास लाइसेंस तो वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आप सारी चीज़ें
प्रोहिबिट कर रहे हो ऑल टुगेदर। तो क्या क्या है ये? रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने को, अलाउड है लेकिन लाइसेंस के साथ। ओके, अब यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट को, कम्प्लीटली बैन किया जा रहा है, इंडिया में आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2 जिसमें कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट रूल के बारे में। तो किसी भी आर्म या एम्यूनेशन को ट्रांसशिप किया जाता है एक सी पोर्ट से या फिर एक एयरपोर्ट से इन इंडिया, ठीक है, तो उसका मतलब ट्रांसपोर्ट है विद इन दिस सेक्शन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसके लिए हमें ये टर्म समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है ट्रांसफरिंग अ गुड फ्रॉम वन शिप और फ्लाइट टू अनदर। तो एक से दूसरे पर पहुंचाना इसका मतलब है, तो ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एक शिप है, ठीक है, फ्रॉम यूएसए जो मुंबई पोर्ट आई है, ठीक है, अब वहाँ से दिल्ली आई है, तो यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट हुआ है। कैसे? मुंबई पोर्ट से हुआ है, विद इन इंडिया ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो सेक्शन 12 यहाँ पर अप्लाई होगा और यहाँ पर हमें सेक्शन के साथ साथ में लाइसेंस की ज़रूरत होगी, ठीक है, और प्रोहिबिट भी किया जा सकता है। जैसे ही विद इन इंडिया वो ट्रांसशिप होता है, मतलब मुंबई से दिल्ली आएगा ना, यहाँ पर 12 लग जाएगा।